चलिए, आज हम लोग सीखेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय अर्थात फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या है समझने का प्रयास करते हैं। इस कथन को सबसे पहले हम समझेंगे। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। चलिए, तो हम लोग आज इस कथन को, इस स्टेटमेंट को जानेंगे। यह स्टेटमेंट जो है सीएफ गॉस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सीएफ गॉस का पूरा नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जो कि 1777 से 1855 ईस्वी के बीच में थे। तो इनके द्वारा यह कथन, सीएफ गॉस के द्वारा जो कथन दिया गया है, इस कथन को आज हम लोग समझेंगे। इस कथन का प्रयोग गणित में ही नहीं बल्कि अन्य भागों में भी इसका प्रयोग बहुतायत किया जाता है। लेकिन हम लोग आज इस पाठ में इसके द्वारा जो है इस कथन के माध्यम से एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, इन पर आधारित क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग इस कथन के ऊपर। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 9240। ठीक है, 9240 एक संख्या लेते हैं और कथन कहता है कि अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले 9240 का गुणनखंड करते हैं। चलिए, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 0। इस प्रकार से हम इसका, जैसे आप बेसिक तरीके से लघुत्तम जानते हैं, बनाना जानते हैं, इसका हम लघुत्तम निकालते हैं यानी एलसीएम निकालते हैं। चलिए, सॉरी, पाँच सत 35, 5 7 35, 7 11। इस प्रकार से हम इसका गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या क्या मिला देखते हैं। 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11। इस रूप में हमें अभाज्य गुणनखंड मिला। अब इसको हम क्या करते हैं, घात के रूप में बदल देते हैं। चलिए, इस प्रकार हमने इस अभाज्य संख्या को लिख लिए हैं। अब इस कथन का वास्तविक कहने का अर्थ क्या होता है, तो चलिए आते हैं, हम लोग समझते हैं। इसका हम यह अर्थ निकालते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में संख्या जो मिलती है उसका क्रम या आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में हो, दोनों ही स्थितियों में इसका मान सदैव समान होता है, समान प्राप्त होता है। दोनों ही स्थितियों में इसका जो वैल्यू होता है, जो मान होता है, चाहे इसे हम आरोही क्रम में सजा के रखें या अवरोही क्रम में सजा के रखें, दोनों ही स्थिति में इसका मान समान प्राप्त होता है। इस कथन का अर्थ यही है।
अब हम लोग इस पर आधारित लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए, प्रश्नावली संख्या जो है 1.2 है, NCERT सिलेबस पर आधारित है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को आधारभूत अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। पहला क्वेश्चन है जो है, हम हल करने का प्रयास करते हैं 140। अब यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। चलिए, अभाज्य गुणनखंड हम कैसे तोड़ते हैं, तो पहले एक लेते हैं पहला विधि। सबसे पहले इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। 2 7 14, 0 2 से भाग लगाएंगे 35 बार में, 5 से फिर कट जाएगा 7 बार में, अर्थात इसलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, अर्थात 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7। ये हुआ 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में। यहाँ आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 156। तो 156 को भी हम इसी प्रकार से तोड़ने का प्रयास करते हैं। 2 से भाग लग जाएगा, 2 7 14, 2 8 16, पुनः 2 से भाग लगेगा, पुनः 3 से भाग लगेगा। अब यह भाग नहीं लगेगा, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, अर्थात 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13। इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन है 3825। 3825 का इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जो है 5 से कटाते हैं, तो 3 से भी भाग लग जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, पुनः 3 से भाग लगाते हैं, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब यह जो है 5 से भाग लगा के देखते हैं, 5 8 40, 50 25, पुनः 5 से लगाते हैं, तो 7 एकम 7, 7 5 35, 7 5 35। अब जो है यह गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? यानी 3 8 2 5, अर्थात 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 17 होगा। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड का वृक्ष। इस रूप में भी हम लोग कुछ सीख लेते हैं कि कैसे फैक्टर ट्री के रूप में भी इसे हम व्यक्त कर सकते हैं। चलिए,
जैसे एक एग्जाम्पल जो पहले हमने लिया था 140, इसी को फैक्टर ट्री मेथड से हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए, जैसे 140 हो गया, अब 140 में क्या करेंगे, 2 से भाग लगाते हैं। तो 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 70। अब यह एक अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब पुनः 70 में क्या करते हैं, 2 से भाग लगाते हैं, तो पुनः क्या प्राप्त होता है, 35। अब 35 को पुनः क्या करते हैं, 5 से भाग लगाते हैं और यह मिलता है 7। तो इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड, इस प्रकार 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में हुआ 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, अर्थात 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7। इस प्रकार हम इस विधि को फैक्टर ट्री के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से किसी भी अन्य संख्याओं को भी फैक्टर ट्री मेथड से अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला उदाहरण है, पहला एग्जाम्पल है प्रश्न संख्या 1, 26 और 91। तो सबसे पहले हम 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। चलिए, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा, 2 गुना 13, अर्थात 2 गुना 13, तथा 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 7 से अब भाग लग जाएगा 13 बार में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 7 गुना 13। अब हम लोग सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड, 91 का अभाज्य गुणनखंड, इन दोनों से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हुआ, तो 2 गुना 13 हुआ है। 91 का अभाज्य गुणनखंड बराबर होगा 7 गुना 13। अब इनसे हम 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो महत्तम समापवर्तक कहता है कि दी गई संख्याओं में लघुत्तम घातों वाली जो संख्या होगी वह संख्या आपका महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, और दी गई संख्याओं में महत्तम घातों वाली संख्या लघुत्तम कहलाती है। तो चलिए, इन दोनों में कॉमन संख्या 13 है। जो दोनों संख्या 26 और 91 में कॉमन है, तो 26 और 11
दोनों का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 13। इसी प्रकार हम 26 और 91 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। 26 और 91 का लसह बराबर, देखिए यहाँ पर 2 गुना 13 और 7 गुना 13, इन दोनों में कॉमन संख्या क्या है? 13। अब बाकी जो बच गया शेष 2 और 7, तो 2 गुना 7 अर्थात कितना हो जाएगा? 13 दूना 26, 26 में 7 से गुना करेंगे, 13 दूना 26, 7 182, यानी इसका लघुत्तम हो गया 182। इस प्रकार से लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक हम लोग दोनों निकाल चुके हैं। अब इस कथन की पुष्टि करेंगे कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बराबर होता है। चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। चलिए, तो दो संख्या कौन सी है? तो वही दो संख्या है 26 और 91। तो 26 और 91 बराबर, अब लघुत्तम और महत्तम, तो महत्तम संख्या 13 है और लघुत्तम संख्या 182 आ गया है। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, तो चलिए करके देखते हैं। 26 में 91 से गुणा करते हैं, इसका गुणनफल आया 23,666। अब इसका गुणा करते हैं, 182 में 13 से, 3 दूनी 6, 2 8 1, चलिए 6 6 3 1, अर्थात दोनों ही स्थितियों में हमने देखा कि 2366 बराबर 2366। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बराबर होता है। यह प्रमाणित हो गया। चलिए, इसी प्रकार से हम 510 का भी निकाल सकते हैं, 92 का भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार 336 और 54 का भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर बी है 510 और 92। तो सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड, तो 510 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखते हैं क्या मिलता है। 510 हो गया, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 5 10, पुनः जो है 3 से भाग लगाते हैं, 3 8 24 और 3 5 15, पुनः जो है यह 5 से भाग लगेगा,
तो इस प्रकार 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिला, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। चलिए इस प्रकार हमें मिल गया। अब 92 का करते हैं। 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, चलिए 92 का करके देखते हैं अलग। 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 से भाग लगाते हैं 23 बार में। तो इस प्रकार 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, 2 गुना 2 गुना 23, 2 गुना 2 गुना 23। इस प्रकार हम इन अभाज्य संख्याओं से लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। 510 तथा 92 का लसह बराबर, चलिए देखते हैं। तो लसह कहता है कि जो कॉमन संख्या है, तो कॉमन संख्या इसमें क्या क्या है, 2 और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो दोनों में से एक लिखते हैं। फिर बाकी जो बच जाते हैं उन सबको बारी बारी से लिख देते हैं। ये हो गया लघुत्तम संख्या। अब इसको हम गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 60 और 17 और 23 को गुना कर लेते हैं। 60 और 17 में गुना कर लेते हैं। 1020 आया। अब 1020 में 23 से गुना कर लेते हैं। 0 3 6 0 3 0 2 2 4 0 2 2 6 4 3 2। इस प्रकार हमें कितना मिला, इसका जो गुणनफल आया वो आया 23,460। चलिए तो इस प्रकार से 510 तथा 92 का लसह जो है 23,460 प्राप्त होता है। अब हम इसका मसह निकालते हैं। 510 तथा 92 का मसह अर्थात HCF क्या होगा, चलिए 510 और 92 का HCF निकालते हैं। तो जो दोनों संख्याओं में, जो दोनों अंकों में कॉमन संख्या होगा वही आपका HCF होगा। क्योंकि HCF ये कहता है कि लघुत्तम घात वाले संख्या ही महत्तम होंगे, महत्तम समापवर्तक होंगे। तो इसमें कौन कौन सी संख्या मिलती है, ये दोनों संख्या नहीं मिलती। इसमें कॉमन क्या है, 2, तो इसका HCF क्या होगा, 2। ठीक है, इतनी बात सबको स्पष्ट हो गया है। अब हम जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक के बराबर। चलिए आइए यहाँ जांच कर लेते हैं। जांच बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। चलिए तो वो दो संख्या क्या है, वह दो संख्या 510 और 92 है। 510 गुना 92 बराबर, अब HCF और LCM का मान रखते हैं। HCF मेरा कितना आया है, 23,460 गुना महत्तम समापवर्तक आया है 2। इन दोनों को हम गुणा करते हैं। चलिए गुणा कर लेते हैं।
510 में 92 से गुणा करते हैं, 2 0, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 0 9 एकम 9, 9 पचे 45, 0 2 9 6 4, यानी इसको जब हमने गुणा किया तो आया 46,920। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करके देख लेते हैं। चलिए इन दोनों को गुणा करते हैं, 23,460 गुना 2, 0 2 छक्का 12, 2 चौके 8 है 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। इस प्रकार से आया मेरा 46,920। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बराबर है। चलिए इसी प्रकार हम प्रश्न संख्या 3 को भी हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4, एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9। इसी संख्या का हमें एलसीएम निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। इससे पहले वाले में हम जांच करके देख चुके हैं फार्मूला। तो एलसीएम अगर निकालना हो तो एचसीएफ को इधर लाते हैं और भाग कर देते हैं। तो इस प्रकार एलसीएम बराबर प्राप्त होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। मान रखते हैं, दो संख्या 657 यानी 306 गुना 657 और एचसीएफ क्या है 9। 9 से भाग लगाते हैं, 9 तिया 27, 9 चौका 36। इस प्रकार इसका हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो दो संख्या है एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ जो है 9 दिया हुआ है और इनसे हम एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे। तो एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। अब जो दो संख्या दी हुई है इसका मान रखते हैं 306 गुना 657। 9 से भाग दे देते हैं, जो एचसीएफ का मान 9 है वो 9 नीचे लिखेंगे, 9 से भाग लगाते हैं तो 34 बार में कटता है। 34 से 657 में गुना करते हैं, 657 में गुना करते हैं तो आता है आपका 22,338। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी सूत्र पर आधारित एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि एलसीएम 72 और 126 का एलसीएम 504 है तो 72 और 126 का एचसीएफ क्या होगा। चलिए हम हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो अब यहाँ पर हमें एचसीएफ का मान निकालना है। एचसीएफ को यहाँ लिखते हैं, एचसीएफ बराबर क्या होगा। अब एलसीएम को यहाँ लाते हैं तो क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम। अब इसी पर हम मान रख देते हैं,
तो दो संख्या कौन कौन है? 72 गुना 126 बटा एलसीएम का मान कितना है? 504। अब हम कटाते हैं। चलिए कटाइए। 9 8 72, 9 5 45, 9 8 72, 9 5 45, 9 6 54, 8 7 56, 7 एकम 7, 7 8 56। इस प्रकार से हमको 72 और 126 का एचसीएफ कितना मिला? 18 मिलता है। ठीक है। अब इस आधार पर किसी भी तरह का प्रश्न हो, हम इसी प्रकार से उसको हल करते हैं। ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। प्रश्न 5 है, जांच करें कि क्या n का पावर 6 का पावर n का अंतिम अंक शून्य है जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि a बराबर 6 का पावर n है, तब n को हम थ्योरम एक था कि 2 और 5 यानी 2 और 5 के संख्या में जिसका गुणनखंड होगा उसी का अंत शून्य से होगा। ठीक है, ये एक थ्योरम है। उसी थ्योरम का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। इसलिए a बराबर क्या होगा? 2 गुना 3 का पावर n। तो अब इसको हम तोड़ते हैं तो 2 का पावर n गुना 3 का पावर n, जहाँ पर 2 और 3 क्या है? 2 और 3 एक अभाज्य संख्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अंत शून्य तभी होगा जब वह 2 और 5 के गुणनफल के रूप में होगा। तो इस प्रकार वह 2 और 5 के धनात्मक गुणनफल के रूप में होगा तभी होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि a बराबर 2 का पावर n और 3 का पावर n, यह 2 तो है लेकिन 5 का गुणनफल इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है। तो इस प्रकार यह एक अद्वितीय गुणनखंड है। तब 2 और 3 के अतिरिक्त कोई दूसरी अभाज्य संख्या a का गुणनखंड नहीं हो सकता। अर्थात 2 यहाँ पर है लेकिन 5 नहीं है, यानी 5 a का गुणनखंड नहीं हो सकता। यानी a का गुणनखंड का कहने का मतलब है कि जो a बराबर 2 का पावर n और 3 का पावर n है, यहाँ पर 5 का पावर n होता तो इसके अंत शून्य से होता, लेकिन यहाँ पर 3 होने के कारण यह इसके अंत जो शून्य है वह नहीं हो सकता। यही हमें बताना था। चलिए, यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। चलिए, अगली प्रश्न है 6, बताएं कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 क्यों विभाज्य है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि a बराबर, इसको a मान लेते हैं और इस भाग को b मान लेते हैं। a बराबर 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13, 13 और 13 को कॉमन निकालते हैं तो 7 गुना 11 प्लस 1 होता है। अब इसको हम गुना करके जोड़ देते हैं तो 78 आता है। तो हम देखते हैं कि a जो है यह अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। अब b पर आते हैं तो b बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 है। तो यहाँ पर हम
5 और 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो इस प्रकार इसको गुणा करने और 1 जोड़ने पर 1000 आता है। अब इसको हम टोटल को करते हैं, तो 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 प्राप्त होता है। तो b जो है अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, यही हमें बताना था। ठीक है, यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।